भारतीय राजनीति में ना एक नाम ऐसा है जिसके बारे में सब बात करते हैं। कोई उन्हें जीनियस कहता है तो कोई कहता है कि वो बस एक बिजनेसमैन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, पीके की। वो इंसान जो अब तक पर्दे के पीछे से पार्टियों को चुनाव जिताते आए थे, आज वो खुद बिहार के सियासी दंगल में उतर चुके हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो क्या बिहार की राजनीति का ये सबसे बड़ा दांव कामयाब होगा? प्रशांत किशोर की जन स्वराज का सूरज उगेगा या फिर डूब जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज पूरा देश जानना चाहता है। तो चलिए इसी सवाल की तह तक जाते हैं। आखिर बिहार की जो इतनी मुश्किल और जातिगत समीकरणों वाली राजनीति है, उसमें सीधे सीधे उतरने के पीछे प्रशांत किशोर की असली मंशा क्या हो सकती है? तो चलिए इस पहेली को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक आदमी जो पार्टियों को चुनाव जिताने के लिए करोड़ों रुपए लेता था, वो आज सब कुछ छोड़कर खुद जमीन पर उतरकर नेता बन गया है। मतलब ये एक ऐसा मूव है जिसने बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडितों का भी सिर चकरा दिया है। अच्छा, ये समझने के लिए कि वो आज इस मुकाम पर क्यों हैं, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उनके सफर को देखना होगा, समझना होगा कि कैसे उन्होंने अपनी ये किंग मेकर वाली इमेज बनाई। जरा इस ट्रैक रिकॉर्ड पर एक नजर डालिए। शुरुआत हुई 2012 में मोदी जी के गुजरात चुनाव से। फिर 2014 में वो ऐतिहासिक राष्ट्रीय जीत। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2015 में उन्हीं बीजेपी के खिलाफ बिहार में नीतीश लालू के महागठबंधन को जिता दिया। फिर 2017 में पंजाब में कांग्रेस और 2021 में तो कमाल ही कर दिया, बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में डीएमके। मतलब जीत की ये लिस्ट अपने आप में एक कहानी है। 2014 का चुनाव तो जैसे एक क्रांति था। पहली बार डेटा का इतना जबरदस्त इस्तेमाल हुआ, हर सीट हर बूथ के वोटर को समझने के लिए। फिर वो 3D होलोग्राम वाली रैलियां, चाय पे चर्चा जैसे जमीनी अभियान और सोशल मीडिया का ऐसा इस्तेमाल जो पहले कभी नहीं हुआ था। इसने भारतीय चुनाव प्रचार का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। और ये सब पीके की ही प्लेबुक का हिस्सा था। लेकिन इतनी बड़े जीत के बावजूद बीजेपी और पीके के रास्ते अलग हो गए। कहते हैं कि जीत के क्रेडिट और सरकार में रोल को लेकर बात नहीं बनी, खासकर अमित शाह के साथ। और बस यहीं से जन्म हुआ उनकी अपनी कंसल्टेंसी आईपीए का। अब इसके बाद जो हुआ वो वाकई में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि उनके अगले कदमों ने उनकी विचारधारा, उनके सिद्धांतों पर कई गहरे सवाल खड़े कर दिए। उनके लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है, आइडियोलॉजिकली एग्नोस्टिक। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि उनकी कोई एक राजनीतिक विचारधारा नहीं है। जो पार्टी उन्हें हायर करती है वो उसके लिए काम करते हैं। तो एक धारणा ये बनी कि उनके लिए पावर और पैसा ही सबसे बड़ी चीज है। और इस एग्नोस्टिक सोच का सबसे बड़ा सबूत, अरे उनके क्लाइंट्स की लिस्ट ही देख लीजिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी और बीजेपी, तो दूसरी तरफ उनके सबसे कट्टर विरोधी नीतीश कुमार और लालू यादव। एक तरफ ममता बनर्जी को बीजेपी के खिलाफ जिताया, तो दूसरी तरफ कभी बीजेपी के लिए भी काम किया था। उन्होंने सचमुच राजनीति के हर ध्रुव के साथ काम किया है। और फिर आई पश्चिम बंगाल की लड़ाई। ये शायद एक पर्सनल बैटल भी थी। चुनाव से कई महीने पहले उन्होंने ये दावा कर दिया था, और ये दावा बिल्कुल सही निकला। कई लोग इसे अमित शाह के खिलाफ उनकी एक व्यक्तिगत जीत के तौर पर देखते हैं, क्योंकि बंगाल में बीजेपी का पूरा कैंपेन खुद अमित शाह ही लीड कर रहे थे। और ये सारी बातें हमें आज के दिन पर ले आती हैं, उनके अब तक के सबसे बड़े और सबसे जोखिम भरे दांव पर, बिहार में उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी जन स्वराज। और हां, ये कोई हवाई अभियान नहीं था। अपनी जन स्वराज पदयात्रा में उन्होंने 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर पैदल तय किया। वो बिहार के गांव-गांव, गली-गली घूमे। इस बात में कोई शक नहीं कि उन्होंने जमीन पर मेहनत तो बहुत की है। लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा पेंच आता है। मजे की बात यह है कि पीके का अपना जो ये अभियान है ना, वो उन सारी रणनीतियों को ही किनारे रख देता है जिनकी वजह से वो इतने कामयाब हुए। सोचिए, बिहार जैसा राज्य जहां एक मजबूत सीएम चेहरा और जातीय समीकरण ही सब कुछ होते हैं, वहां पीके के पास ना तो कोई सीएम कैंडिडेट है, ना ही कोई पक्का पकाया वोटर बेस। ये बात बहुत अजीब है। और उनकी खुद की भविष्यवाणी तो देखिए, या तो 150 से ज्यादा सीटें जीतेंगे या फिर सिर्फ 10। अब एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट से कोई ऐसी बात की उम्मीद तो नहीं करता है ना। इस तरह के आर या पार वाले बयान ने पॉलिटिकल सर्कल्स में कई लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। तो अगर रणनीति इतनी अलग है और जीत को लेकर भी वो खुद इतने अनिश्चित हैं, तो फिर असली मकसद क्या है? और यहीं से जन्म लेती हैं कई तरह की थ्योरीज कि पीके का असली एंड गेम क्या हो सकता है।
तो मोटे तौर पर ना 4 थियरीज चल रही हैं। पहली, क्या वो बीजेपी की बी टीम है जो सिर्फ महागठबंधन का वोट काटने आए हैं? दूसरी, क्या वो बस 10-15 सीटें जीतकर किंग मेकर बनना चाहते हैं? या फिर चौथी और सबसे सीधी थियरी, क्या वो वाकई बिहार की राजनीति को बदलना चाहते हैं? अब ये जो बीजेपी बी टीम वाली थियरी है, इसका सबसे बड़ा सबूत कहां से आता है? खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान से। उन्होंने पब्लिक में कहा था कि पीके को जेडीयू में लाने के लिए अमित शाह ने ही उनसे कहा था। ये एक बहुत बड़ा खुलासा था उस समय। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके जो राजनीतिक विरोधी हैं जैसे तेजस्वी यादव, वो तो उन्हें खुलेआम बीजेपी का एजेंट तक कह चुके हैं। इन सब बातों से उन अटकलों को लगातार हवा मिलती रहती है। लेकिन इन सब थ्योरीज के जवाब में प्रशांत किशोर ने भी एक बड़ा दांव चला। उन्होंने बाकायदा लिखकर ये वादा किया है कि उनकी पार्टी चुनाव से पहले या चुनाव के बाद किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी। इस एक कदम से वो किंग मेकर और बी टीम वाली दोनों ही बातों को खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो घूम फिरकर सवाल वहीं आ जाता है कि आखिर प्रशांत किशोर हैं कौन? एक किंग मेकर जो दूसरों को ताज पहनाता है, या एक ऐसा खिलाड़ी जो अब खुद किंग बनना चाहता है? या फिर वो बस एक कंसल्टेंट हैं जिनका असली गेम आज तक कोई समझ ही नहीं पाया है? खैर, इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा।